नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। आज गुफ्तगू में हम बात करने जा रहे हैं अभिसार शर्मा से। अभिसार शर्मा पत्रकार, अपने दो यूट्यूब चैनल चलाने वाले, एक लंबा पारी खेली है इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और खास तौर से जिस तरह से इन्होंने प्रयोग किए हैं, जिस तरह से समय समय की जो मार पड़ रही है मीडिया पर, उससे सीधे सीधे लड़ते भिड़ते एक अलग ढंग से अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने फैन फॉलोअर्स के साथ बिल्कुल जिंदा दिल ढंग से इंटरैक्ट करते हैं। ऐसे सुलगते हुए सवाल को पेश करते हैं जिसका सबसे ज्यादा डर लगता है सत्ता को। अभिसार, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। 2025 शुरू है, नया साल मुबारक हो आपको। कैसे देख रहे हैं 2025 आप? अलग अलग ढंग के फेज आपने अपने जीवन में देखे हैं, लंबा पत्रकारिता का अनुभव है। 2025 अभिसार शर्मा के लिए क्या? एक कश्मकश है, एक जिसे हम कहते हैं ना नर्वस ऊर्जा है, वो है जहन में। एक अनिश्चितता भी है, मगर आप जानते हैं ये तमाम शब्द हम सब के आने वाले वक्त को बहुत रोमांचक भी बनाते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ सामान्य चलता रहेगा ना, कम से कम पिछले 11 साल ने जो मुझे सिखाया है कि अब मैं खुद सामान्य माहौल को एंजॉय नहीं करता हूं। हां, डरना उनको चाहिए जिन्हें कुछ छुपाने को लेकर हो। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा के बाद उस प्रोपेगेंडा की जांच भी होती है, मगर इन्हें कुछ निकल नहीं पाता है इनका। इसीलिए जो है, मैं अपनी बात कहने से नहीं डरता हूं, जिसका जिक्र आपने कहा, तो वो बात हम कहते रहेंगे, बोलते रहेंगे, क्योंकि पत्रकारिता भी उसी में है। इसलिए आने वाला वक्त मुझे लगता है बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, इसमें न सिर्फ रोमांच है, एक अनिश्चितता भी है, एक हल्का सा डर भी है, मगर वही इसे दिलचस्प भी बनाता है। क्योंकि आपने जिस तरह से प्रयोग भी किए वो भी काफी दिलचस्प है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अपना चैनल है और साथ ही साथ एक फिल्मी चैनल भी है। जी। फिल्मी चैनल के अलावा इंस्टाग्राम पे आप जो डालते हैं वह भी बहुत रोचक है। तो ये अलग अलग, जैसे जीवन के अलग अलग चेहरे होते हैं, अलग अलग फेज होते हैं, वो सब आप कैमरे पर, अपने फोन पर कैप्चर करते हैं। तो ये आइडियाज आते कहाँ से हैं इतने? जब निगेटिव खबरें हैं, निगेटिव दौर है, आप पे व्यक्तिगत हमला है, ये मोदी जी से सवाल पूछते हैं ना कि भाई आपको टॉनिक क्या है? नहीं, ये टॉनिक नहीं है, ये मेरी हकीकत है। देखिए, मेरे जो दर्शक है ना, जैसे मेरे 3 मंच, एक बुनियादी तौर पर, एक जहां मैं रोजमर्रा की खबरों की बात करता हूं, यानी मेरा जो न्यूज चैनल है, फिर एक मेरा फिल्म चैनल है, क्योंकि मैं खुद एक बहुत जबरदस्त फिल्म बफ हूं, मुझे फिल्मों में बहुत दिलचस्पी है। अंकुर से लेकर गोविंदा की आंखें से लेकर राजा बाबू से लेकर एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, ये मेरा रेंज है भाषा। तो फिल्में एक जुनून है, और ये शुरू से रहा है या बाद में हुआ? नहीं, शुरू से, हमेशा से रहा है। मैं, मेरे ख्याल से 11-12 से मेरे जहन में कहानियां आती रहती थी, और मुझे लगता था यार ये कहानी पे फिल्म बननी चाहिए, तो मैं वो सोचता रहता था। नतीजा ये हुआ कि बाद में जाकर मैंने 4 नॉवेल्स भी लिखी हैं, 4 फिक्शनल नॉवेल्स भी लिखी हैं, और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कम से कम मेरी 2 स्क्रिप्ट्स मुंबई में तैर रही हैं। वो एक अरसे से तैर रही हैं, और आपको पता है मुंबई का क्या हाल है। तो मैं क्रिएटिव आदमी हूं, और ये मेरी फितरत है। जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं, वो कई लोग मेरे जो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं यार ये सब आप क्यों करते हैं, क्यों आप खाने का वीडियो डालते हैं, क्यों आप मस्खरी का वीडियो डालते हैं, क्यों आप गाना गाते हुए वीडियो डालते हैं। बट दिस इज व्हाट आई एम, यही मेरी सोच है, यही असली अभिसार शर्मा है। जो मैं रोजमर्रा के मुद्दों पर बात करता हूं, वो एक कंसर्न सिटीजन के तौर पर बात करता हूं, एक पत्रकार के तौर पर बात करता हूं। मेरी कोशिश रहती है भाषा कि अपने न्यूज चैनल पर भी जो मैं बात कहूं, एक एक्टिविस्ट के तौर पर ना कहूं, क्योंकि मुझे लगता है एक बहुत ही महीन अंतर है एक एक्टिविस्ट और पत्रकार के बीच में। हालांकि मैं जानता हूं वो लाइन ब्लर होने लगी है, खासतौर से एक ऐसे वक्त जहां सरकार की जो नीति है वो दमन के तौर पर ही उभर कर आती है, खुराफात के तौर पर ही उभर के आती है। तो आप जैसे ही बात करेंगे किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे पे, और वह मुद्दा अगर मोदी जी या एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहा है, तब तो लोग आपको एक्टिविस्ट ही समझेंगे। नहीं, समझने लगे, मगर लोगों को यह भी पता होना चाहिए ना कि हमने 2014 से पहले क्या क्या नहीं किया। 2014 से पहले हमने उस वक्त की सरकार से कैसे कैसे सवाल नहीं पूछे।
हमने उस सरकार के जो ताकतवर लोग थे उनका किस तरह से मजाक नहीं बनाया। मतलब मैं अक्सर क्या होता है ना, अपने फेसबुक में जाता हूं, फेसबुक मेमोरीज का हिस्सा, तो मुझे याद है मजाक में हम मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल के बारे में क्या क्या नहीं कहा करते थे। सबसे बड़ी बात, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। एक टेलीविजन पर एक आता है AIB, आपको याद है कितने सटायर्स बनते थे? हाँ। आज ढूंढने से आपको एक सटायरिकल जो रोजमर्रा की जो पॉलिटिक्स चल रही है उस पर टिप्पणी करने वाला एक स्टैंड अप नहीं मिलता है। हालात इस तरह से बदल गए हैं। तो भाई हम तो हमेशा से ऐसे थे, मगर आप एक ऐसा निजाम लेकर आए हैं जहां आपसे सवाल करना एक गुनाह है। तो भाई आपकी वजह से मैं खुद को नहीं बदलने वाला हूं ना, जबकि मेरा बहुत कुछ दांव पर है। सबसे बड़ी बात भाई, आई एम नॉट बैक्ड बाय एनीबॉडी। ये लोग जॉर्ज सोरोस ये जितना भी चाइना वाइना कर लें, कोई मुझे बैक करने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मेरी पत्नी इस गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो एक ब्यूरोक्रेट हैं, उन्हें मेरी पत्रकारिता का खमियाजा कई बार भुगतना पड़ता है। और आपको पता है भाषा, इनकम टैक्स केसेस से लेके ED केसेस एंड ऑफ कोर्स द एंटी टेरर सेल रेड, जिसका आप भी हिस्सा थे, मतलब हम उस कारवा का हिस्सा थे। तो हमारा बहुत कुछ दांव पर है। और इस सब के बावजूद हम एक कठिन सवाल पूछते हैं। उसके 2 कारण हैं। क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी एक नागरिक के तौर पर समझता हूं। मेरा यह मानना है कि भाई अगर मैं नहीं कहूंगा तो मेरे बच्चों का भविष्य जो इस नफरत के चलते बर्बाद किया जा रहा है, इस पर टिप्पणी तो करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मुझे डर नहीं है किसी चीज का। कुछ आई डोंट हैव एनी स्केलेटन्स इन माय कबर्ड कि मुझे आपके सामने नतमस्तक होना पड़े, कहीं जाके फूल देना पड़ जाए आपको। सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं। ये बताइए कि 2025 में पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ चेंज होगा 2014 से अभी तक जहां हम आए हैं? लगातार आपकी जो वीडियोस हैं वो एक तरह से मुक्का मारते हुए हैं कि भाई ये जो सब कुछ चल रहा है ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आप बहुत बेबाकी से उसमें तमाम उन पहलुओं पर बात कर रहे हैं जिन पर एक सेक्शन जो यूट्यूबर्स भी हैं वो नहीं बात करते हैं, बिल्कुल नहीं, बचते हैं। हाँ। तो 2025 पॉलिटिक्स के लिहाज से आप कैसे देखते हैं? नहीं, पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो मुझे लग रहा है बद से बदतर ही होने वाला है। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजरता है लोगों में असंतोष पैदा होता है, असंतोष पैदा होता है तो आंदोलन पैदा होते हैं। अब आंदोलन को लेकर आप जानते हैं एक टूल किट एक अरसे से चल रहा है, जिसमें आंदोलन यानी देश का विरोध, आंदोलन यानी विदेशों से जो है आपको स्पॉन्सर किया जा रहा है, ये तमाम चीजें सामने उभर कर आती हैं। और इस सब का जवाब या तो उसकी विश्वसनीयता को बर्बाद कर दो आंदोलन की, या फिर लोगों में बंटवारा पैदा करो। धर्म के नाम पे सबसे आसान है और उसे बहुत ही बारीकी से, बहुत ही व्यापक तरीके से किया जा रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश संभल हो, बहराइच हो, बाराबंकी हो। बहराइच में आपको याद है जब मस्जिद के ऊपर चढ़कर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, वो मुस्लिम झंडा उतार रहा था। उसके बाद आपको याद है दैनिक भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन, जहां वो दंगाई कह रहे थे कि हमें तो पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे दिए, ज्यादा वक्त दे देते तो हम पूरे महाराजगंज को जला देते। तो यहां पर प्रशासन उनका साथ दे रहा है। अभी आप देखिए ना, संभल के अंदर वो CEO हैं चौधरी, अनुज चौधरी कौन है, वो हाथ में गदा लेके चल रहे हैं। भाई अगर कोई मुसलमान इस तरह से करता तो हम क्या करते? मच जाता। अरे हम भी उसकी आलोचना करते। सवाल यह है कल्पना से भी विचित्र, इस काल में राजनीति हो रही है। और इस काल में राजनीति सत्ता पक्ष के लिए तो खैर उनके सारे माध्यम उसी हिसाब से चल रहे हैं, मुश्किल हो जाता है विपक्ष के लिए। मगर दुखद बात यह है भाषा की विपक्ष का जो बुनियादी काम है, कभी कभी वो बुनियादी चीजें नहीं करते हैं। और आप देख सकते हैं चाहे महाराष्ट्र का नतीजा हो या हरियाणा का नतीजा, आपने जीती जिताई बाजी जो है जाने दी। क्यों? क्योंकि आप मैदान में नहीं उतर रहे थे, अपने ईगो के चलते, अपनी आलस के चलते, आपसी लड़ाई के चलते। तो राजनीति मुझे फिलहाल बहुत ही ज्यादा निराशावादी दिखाई देती है। विपक्ष कमजोर होता है लोकतंत्र में, तो उसका मीडिया पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि 2025 में कई बार, 2024 में भी हमने देखा कि जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनमें कई बार ऐसी कवरेज है जिसे लेके लोग कहते हैं अरे वाह यह चैनल ऐसे दिखा रहा है, चलो विपक्ष को दिखा रहा है, चाहे राहुल गांधी को दिखा रहा है, इसका हृदय परिवर्तन हो गया। मतलब ये खबरें बनने लग जाती हैं कि अगर राहुल गांधी पे कवरेज हो गई तो इसका मतलब है कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया। नहीं, मैं वही तो समझ रहा हूं। आप 2014 के पहले का मंजर देखिए ना,
2014 के पहले के मंजर में विपक्ष जो है वो एजेंडा डिफाइन करता था पत्रकारिता का। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, मेरे हिसाब से पत्रकार यानी एंटी एस्टैब्लिशमेंट वो व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन सकता। वो व्यवस्था की गोद में बैठकर पत्रकारिता नहीं कर सकता, उसे कठिन सवाल करना पड़ेगा। और मौजूदा दौर में एंटी एस्टैब्लिशमेंट पत्रकारिता इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि ये जो निजाम है वो सवालों से डरता है, प्रोपेगेंडा करता है। आजकल हम मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद से हटे थे, मोदी जी ने आते ही इंटरनेशनल ट्रैवल्स में, वो जो एयर इंडिया वन में जाते थे, उन्होंने पत्रकारों को साथ ले जाना छोड़ दिया। और आपको याद होगा प्रोपेगेंडा क्या चलाया गया था कि मोदी जी ने ऐसी तैसी कर दी पत्रकारिता को, जो ऐश किया करते थे। जबकि आप जानते हैं भाषा, मैं 3 बार गया हूं एयर इंडिया वन में। उसका मकसद यह होता था कि हर यात्रा के बाद प्रधानमंत्री आपसे मिलते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और आपकी कोई भी डील चुपचाप नहीं हो जाती थी ना। अभी तो मोदी जी साथ अडानी कहां कहां जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, वो पता ही नहीं चलता। वो एग्जैक्टली क्योंकि एयर इंडिया वन में जो भी डील करनी होगी, जो भी आपके करीबी लोग होंगे, वो बैठ के जाएंगे। अब आप पत्रकारों को वहां से हटा दिया, मगर आपको क्या मूर्ख बनाया जा रहा है, इस देश की जनता को क्या मूर्ख बनाया जा रहा है कि देखो मोदी जी ने पत्रकारों की ऐसी तैसी कर दी, ये लोग अय्याशी किया करते थे। मतलब कुछ भी उस एयर इंडिया वन में जो जाने का सबसे बड़ा जो चार्म होता था कि उसके बाद आप प्रधानमंत्री से बात करते थे जी। आपने वो खत्म कर दिया क्योंकि आप जवाबदेह नहीं बनना चाहते। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब जबकि ये निजाम है और अगर आपके पास डर नहीं है मन में, कुछ छिपाने को नहीं है, तो आपको सवाल और कठोर अंदाज में करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग सवाल नहीं सुनते हैं। लेकिन अभिसार, एक बात बताइए कि जैसे आपका चैनल है, लोग आपको देखना पसंद करते हैं, एक बड़ा पैमाने पर YouTube पे वे चैनल्स ज्यादा चलते हैं और कई लोगों को मजबूरी में इस साइड आना पड़ा है क्योंकि व्यूअरशिप उधर नहीं मिलती है। जब वो मेन नौकरी में थे तब तो वो उसी तरह से तुरही बजा रहे थे सरकार की, लेकिन जब नौकरी से बाहर हुए और अपना चैनल स्टार्ट किया तो उन्होंने एक क्रिटिकल व्यू रखा सरकार के प्रति। यानी लोग देखना चाहते हैं, तो एक बड़ा आधार है कि लोग एंटी गवर्नमेंट या एंटी मोदी या सही सवालों को नहीं सुनना चाहते। ये सब भी तो आपकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जो सफलता है वो तो बता रही है कि लोग देखना चाह रहे हैं, भारत के लोग देखना चाहते हैं। नहीं, तो इसका जवाब ये है भाषा कि मैंने क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ा। क्योंकि पिछले आखिरी जो मेरा 1 साल था जिस चैनल में मैं काम कर रहा था, रोज मुझसे हर छोटी छोटी चीज के लिए जवाबदेही। आपने ये ट्वीट क्यों किया, आपने ऑन एयर यू क्यों कहा, आपको बुला लिया जाता था, कारण बताओ नोटिस, आपने ये क्यों कहा। और जो ट्रिगरिंग पॉइंट था, मैंने सिर्फ ये सवाल किया था कि भाई सुल्तानपुर में एक व्यापारी को गोली मार दी गई और प्रधानमंत्री 2 दिन पहले सवाल कर रहे थे, तो ये तो बहुत सामान्य सवाल है ना। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री कह रहे थे व्यापारियों से आइए उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कीजिए। दैट इज व्हाट अ जर्नलिस्ट डज ना, ही ड्रॉज इन्फेरेंसेस। 2 दिन पहले पीएम कहते हैं कि ऑल इज वेल, 2 दिन बाद गोलीबारी हो जाती है। मेरे सिर्फ इतने कहने पर मुझे छुट्टी पे भेज दिया गया था। तो मैं उस व्यवस्था में क्यों काम करता? मैं इस व्यवस्था में इसलिए आया हूं क्योंकि आपने मेन स्ट्रीम में मेरी जगह को खत्म कर दिया था। और मैं तुलना करना चाहता हूं 2012 से। 2012 में मैं इस चैनल में काम कर रहा था, उसके चैनल हेड के साथ मेरे मतभेद हो गए थे। मैं बगैर किसी से बात किए बाहर आ गया था और ये 2012 की बात है। आप विश्वास नहीं करोगे, उस चैनल को छोड़ के, जाहिर सी बात है, उस चैनल को छोड़ के जितने भी मेन स्ट्रीम चैनल्स थे, इंक्लूडिंग इंग्लिश चैनल्स, उन लोगों ने मुझे ऑफर किया था। एक न्यूज चैनल ने मुझे चैनल हेड का ऑफर किया था। तो यह फर्क था। आज की तारीख में जिस व्यक्ति को 2 रामनाथ गोयनका, एक हिंदी साहित्य अकादमी, मुझे भूल जाइए भाई, रवीश कुमार मैग्सेसे पुरस्कार विजेता, उससे कोई ऑफर नहीं कर रहा है। आप खुद को तो देखिए, आपने इतनी पत्रिकाओं में आपने काम किया है। आज की तारीख में आपको अपना वजूद तलाशना पड़ रहा है, आपको इंडिपेंडेंट काम करना पड़ रहा है। हालांकि मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती, सुकून है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट भाषा, सवाल सिर्फ इस वक्त जो मीडिया की हालत है वो नहीं है। सवाल यह है कि ये जो तमाम न्यूज चैनल्स हैं, माहौल बद से बदतर है। निहायत ही सामंती सोच, निहायत ही मतलब भरी पड़े हैं सेक्सुअल प्रेडेटर्स,
राजनीतिक दलाल भरे पड़े हैं जिन्हें आपने कैमरे पर देखा है 100 करोड़ की रिश्वत मांगते हुए। न्यूज चैनल्स के अंदर जो गंदा माहौल है, मैं 2012-13 से छोड़ना चाहता था, मगर चलिए 2018 में उस घटना के कारण ही सही, आई एम सो हैप्पी। तो आप प्रसन्न हैं अपने जो काम कर रहे हैं उससे? मैं प्रसन्न हूं। सबसे बड़ी बात भाषा, मैं एक बहुत ही हैंड्स ऑन पेरेंट हूं, पिता हूं। मैं चूंकि मेरी पत्नी को, चूंकि वो मेरी पत्नी है, 2016 से बाहर पोस्टेड है, वो बाहर ही पोस्टेड हैं, तो जाहिर सी बात है एक ऐसे व्यक्ति को यहां होना है जो बच्चों का ख्याल रखे। तो मेरे लिए जो ये माहौल है, जो मेरा व्यवस्था है, बहुत सही है, क्योंकि मेरा जो स्टूडियो है वो घर के साथ में ही है, और हफ्ते में एक दिन यहाँ न्यूज़ क्लिक के स्टूडियो में आकर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, जिसका आप भी हिस्सा हैं। तो मैं बहुत खुश हूं पर्सनल कारणों से। प्रोफेशनल कारणों से मैं आई विल नॉट टच अ गोदी मीडिया चैनल विद अ बार्ज्ड पोल। मतलब मैं एक लकड़ी से, एक लंबी लकड़ी से भी उन्हें छूना नहीं चाहूंगा। नफरत, शर्म जो है उसका पुलिंदा है ये लोग, एंड आई सीरियसली लुक डाउन अपॉन गोदी मीडिया न्यूज़ चैनल्स। दो चीजें आपसे और जाननी है। आपको खाना बहुत पसंद है ना? आप अपने को फूडी बोलते हैं। बिल्कुल। आज की तारीख में खाने पर भी बड़ा संकट है, बड़ी पॉलिटिक्स है अभिसार, और यहाँ पर जनरली हम जाति की चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन यह बताया जा रहा है कि हिंदू जाति में पैदा हुए, मतलब हिंदू धर्म में पैदा हुए, और खास तौर से ब्राह्मण जो पैदा हुए हैं वो तो बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाते हैं, छूते भी नहीं हैं। और बाकी लोगों को भी बताया जा रहा है, मैं तो लखनऊ की रहने वाली हूँ, तो उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ने कर दिया कि सारे हिंदू शाकाहारी हैं। अनगिनत शहर अनाउंस हो गए जहां पर मांसाहार मिल नहीं सकता। कैसे देखते हैं आप? तो भोजन भट्ट हैं, और अपनी प्रेफरेंसेस बताइए। नहीं, देखिए, जहां तक ये अक्सर मुझे इंस्टाग्राम में सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखिए जहां तक यूट्यूब चैनल की बात है, यूट्यूब चैनल पर मैं ये लाइटर मूड जो है उसका परिचय नहीं देखते हैं, या आप इंस्टाग्राम में देखते हैं। अब इंस्टाग्राम में क्या है, जैसे अगर मेरे घर में कभी मछली बनी है, ठीक है, अब इसलिए नहीं क्योंकि मेरी वाइफ बंगाली है, क्योंकि मुझे पसंद है मछली, अब मैं वो खाता हूं तो उस पर कई लोग टिप्पणी करने आ जाते हैं, आपको शर्म नहीं आती, आप ये मत खाइए। तो मतलब भूल जाइए, बीफ तो एक बहुत ही अलग मुद्दा है। आप नॉनवेज खाते हैं तो उसके साथ ये तमाम चीजें जो हैं जुड़ जाती हैं, और फिर लेकिन हिंदू हैं तो शाकाहारी हैं वाला कैसे आप रिएक्ट करेंगे? ये तो बहुत ही वाहियात चीज है ना। आप हम ये सोच भी कैसे सकते हैं कि हिंदू है तो शाकाहारी है? मतलब सब आप जानते हैं, एंजॉय करते हैं, और दोहरे मापदंड ये हैं कि भाई जब श्रावण मास होता है, जब पूजा होती है, उस दौरान साहब हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? तुम्हें कायदे से हम क्यों नहीं खाते उन पावन महीनों में? धार्मिक आध्यात्मिक वजह से। तो क्या बाकी 364 दिनों में वो वजह खत्म हो जाती हैं? आध्यात्मिक हो जाते हैं, भगवान हो जाते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये, मतलब एक तो ये दोहरे मापदंड है भाई। मुझे लगता है कि जिन्हें लगता है कि श्रावण के महीने में मीट नहीं खाना है, या दुर्गा पूजा के दौरान नहीं खाना है, आपको पूरे साल नहीं खाना चाहिए अगर आप उस सोच से कर रहे हैं। और ये भारत की डाइवर्सिटी के भी खिलाफ है। बिल्कुल। क्योंकि बंगाल में बंगाली अगर दुर्गा पूजा के समय मांस मछली नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? नहीं, ये तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है जो वो हर किसी पे लागू करना चाहते हैं। इनका बस चले तो ये बंगाल में जो है ना वो मछली की सप्लाई बंद कर दें, ये सोच है, ये हर तरफ दिखाई देती है। मगर ये देश ऐसे चलता नहीं है ना, एक सृष्टि का संतुलन भी होता है ना भाई। ठीक है, मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूं जो वेजिटेरियनिज्म के पक्ष में है, जो प्राणी हत्या के पक्ष में है। और सच बताऊं, कभी कभी मेरे दिल में वो बात आती है, मगर मुझे लगता है वक्त के साथ मेरी फूड हैबिट्स में बदलाव आएगा, और हो सकता है मे बी समडे आई विल मूव टुवर्ड्स वेजिटेरियनिज्म। बट दैट विल बी योर चॉइस। माय चॉइस, मेरी चॉइस। और सबसे बड़ी बात, उसके पीछे धार्मिक कारण नहीं होगा, उसके पीछे पॉलिटिकल कारण नहीं होगा, उसके पीछे एक इंसानी कारण हो सकता है। और जैसे मैंने कहा, मैं उन लोगों की रिस्पेक्ट करता हूं जो कहते हैं भाई प्राणी हत्या आप क्यों खा रहे हैं। ठीक है, आपकी बात सही है, मगर एक सृष्टि का संतुलन भी है। ठीक है, अगर जंगल्स में अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, टाइगर तो हमारा मान है ना, हमारा मान सम्मान है। गुजरात में गिर का लायन है, आप क्या उसे ककड़ी खिलाएंगे? मतलब क्या आप टाइगर से ये उम्मीद करते हैं कि वो मांस खाना छोड़ दे? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं बार बार सृष्टि के संतुलन की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात,
भाई अगर आप वेजिटेरियन हैं बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी उस सोच से भी इत्तेफाक रखता हूं, हो सकता है कभी आपके रास्ते में मैं चलने लग जाऊं, मगर प्लीज ये जो एक मॉरल दबाव है इससे बाज आइए, ठीक है? उससे आप बाज आइए। हां, अगर मैं अपने फूड हैबिट्स को इस तरह से कंडक्ट कर रहा हूं कि मैं आपको किसी तरह से जो है परेशान नहीं कर रहा हूं, तो ठीक है ना यार। एक आखिरी सवाल, आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, आपको पसंद है, गुनगुनाना भी पसंद है। 2025 के लिए क्या लाइनें आपके दिमाग में हैं? लाइनें तो बहुत सी हैं भाई, मतलब जैसे वो कैफी आजमी साहब ने बहुत अच्छा अनुपमा का गाना था कि अक्सर लोग जब मैं एक बहुत ही और ये मूड बहुत बार आता है हमारे, क्योंकि आप जब एक अनिश्चितता में जीते हैं ना, तो वो मूड कई बार आता है जब कभी कभी मेरे को लगता है कि क्या आगे सिर्फ अंधेरा है, क्या ये सब बढ़ता जाएगा। तो कैफी साहब का वो जो एक नगमा है ना कि या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उन्हें कहने दो। तो 2025 में और आसपास जो घटनाएं होती है ना, तो ये जो पंक्तियां हैं ना, वो अक्सर गूंजती है मेरे जहन में फॉर प्योरली नॉस्टैल्जिक रीजंस, और आपको नहीं पता कौन सी तार कहाँ क्या जुड़ा है। मुझे याद है एक दिन मैं बैठ के, हालांकि ये तो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और इसके गाने इतने खूबसूरत हैं, अमर प्रेम, राजेश खन्ना की, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, वो जब गाना शुरू हुआ, बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, वो सुनने के बाद मेरे जो आंसू बहने शुरू हुए, मुझे नहीं पता कौन सा तार कहाँ जुड़ गया। और इसी फिल्म का एक और बहुत खूबसूरत गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, क्या संगीत। तो जैसे मैंने कहा ना, चाहे संगीत हो, फिल्में हो, मैं यहाँ जाता हूँ क्योंकि मैं उसके नॉस्टैल्जिक कारण है, कुछ रूमानियत भी है, और मैं खुद को अपने आप में वहाँ महसूस करता हूँ। एक कोई पॉजिटिव टोन वाला गाना गुनगुना दीजिए हमारे लिए। ओके, बहुत प्यारा गाना है कस्मे वादे का। मैं एक्चुअली आपसे इस टोन में बात कर रहा हूँ, तो पता नहीं वो सुरीली आवाज़ निकल पाएगी या नहीं। बहुत प्यारा गाना है, किशोर, अमित कुमार और लता दी का गाना। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है, हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। क्योंकि देखा जाए भाषा तो यही तो दुनिया है, यही जीने का नाम है। हाँ, क्योंकि माहौल जो चल रहा है, मेरे ख्याल से इस तरह के गाने आपके लिए मंत्र साबित होते हैं। उसी तरह से अगर आप कुछ तो लोग कहेंगे, जो मेरा फेवरेट किशोर कुमार सॉन्ग है, कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे। ये गाना भाषा मेरा मंत्र है। चलिए, बहुत अच्छा लगा हाँ। ये गुफ्तगू, और सिलसिला हमारा जारी रहेगा। बिल्कुल भाषा, और आपको भी ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आपके चैनल को देखें, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप भाषा के इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में देखेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे भी। शुक्रिया।